आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने म्यूजिक सब्जेक्ट लाया हूं और बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और मैं लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आज लाया हूं, जिसमें इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि सभी मैटर को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, संगीत किसे कहते हैं, किन तीन विधाओं के मिलने पर संगीत माना जाता है। तो देखिए, संगीत की जो परिभाषा है, सब जो है संगीत के नाम पे या फिर कोई भी संगीत सुनते हैं तो वो थिरकने लगते हैं। तो इसमें सुर और ताल के वजह से ही ऐसा होता है, और इसके अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य, ये सब इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि एक रूप ले लेता है संगीत का। ओके, इसमें देखिए तीन चीज होता है, गायन, वादन और नर्तन के मिलने से संगीत माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर जो है आपके स्क्रीन पे कहता है, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। तो देखिए, भारत में संगीत की जो मुख्य पद्धतियां बताई गई है, प्रचलन में मुख्यतः दो हैं। पहला है उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ये देखिए, दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसको छोड़ कर जो संपूर्ण भारत में जो भी संगीत प्रचलित है उसे ही हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं। भारतवर्ष में कहा जाता है कि अधिकांश भाग में ये पद्धति जो है प्रचलन में है। दूसरा आपके स्क्रीन पे है दक्षिण अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति। यह पद्धति केवल और केवल दक्षिण भारत में ही आपको मिलेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में अधिकतर ये सब गाई बजाई जाती है। तो इसके लिए इसको जो है दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ये भरत हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर का देखिए, संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है। तो देखिए, मध्यकाल। और इसमें भी अगर ऑप्शन आपका रहेगा कि कुछ और थोड़ा सा कठिन कर देगा, तो उत्तर मध्यकाल अगर रहेगा तो आप उत्तर मध्यकाल भी दे सकते हैं, या तो उत्तर मध्यकाल रहेगा ऑप्शन में, या तो मध्यकाल रहेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चंस का जवाब ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कहता है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए, 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, मध्यकाल में संगीत की विशेषता आपसे पूछा गया है। तो मध्यकाल को संगीत का स्वर्ण युग कहा गया है, ये आप लोग जान लीजिए। ओके, इस काल में देखिए क्या क्या हुआ था, महत्वपूर्ण जो ग्रंथ वगैरह बने हैं इसी काल में हुए हैं। संगीत मकरकंद हो गया, गीत गोविंद हो गया, संगीत रत्नाकर हो गया, आईने अकबरी इत्यादि। यानी कि मध्यकाल का मतलब हम लोग कह सकते हैं जिसमें मुगलों का यहाँ पे आगमन हुआ था, उनके काल में जो है संगीत ज़्यादा क्या गया था, प्रोग्रेस किया था, उन्नति की थी। गायन शैली में हम लोग देखते हैं तो ध्रुव पद हो जाएगा, धमार, ख्याल, ठप्पा, राग रागिनी पद्धति, त्रिवट, गजल, तराना इत्यादि की उत्पत्ति आपको मध्यकाल में देखने के लिए, जैसे शाहजहां हो गया, जहांगीर, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो संगीत में रुचि हुआ करती थी, तानसेन वगैरह थे, सारे मध्यकाल में ही आए, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। संगीत में कुछ ऐसे परिभाषा हैं जो स्टूडेंट को जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस जो है परिभाषा पूछे जाते हैं। जैसे 7 नंबर में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन आपको जो है इस सब्जेक्टिव के अनुसार से भी आपको पढ़नी जरूरी है। तो नाद की परिभाषा पूछा गया है। तो कहता है, किसी भी संगीत में जो उपयोगी मधुर ध्वनि होता है, जिसमें से लगातार एक निरंतर और स्थिर आंदोलन संख्या बनती है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो नाद कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अलाप श्रुति, लय ताल निबंध राग के विलंबित स्वर विस्तार को अलाप श्रुति कहते हैं। ओके, देखिए, संगीत में आपको प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। थ्योरी के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जाति की ओर। कहता है, किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाना ही जाति कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा। थाट क्या है, तो 7 स्वरों के वह समूह जिसमें स्वरों के शुद्ध तथा विकृत रूप हो और जिसमें रागों की उत्पत्ति की क्षमता हो, थाट कहलाता है। तो देखिए, 7 स्वर तो सबको पता है, उन्हीं का क्या होता है, शुद्ध और विकृत
रूप को ही इसमें रागों की उत्पत्ति को जो क्षमता होता है उसको थाट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निबद्ध और अनिबद्ध गान को परिभाषित करते हुए कहता है विस्तार से लिखने के लिए। तो मैं बता दूं इसमें निबद्ध गान स्वरों की वह रचना है जिसमें देखिए नियमानुसार तालबद्ध होते हैं, नियम पूर्वक आप चलते हैं तो जितने सारे नियम पूर्वक रचनाएं होती है गाने में तो उसको निबद्ध कहते हैं। प्राचीन काल से ही ये चली आ रही है, जिसके अंतर्गत पहले बोला जाता प्रबंध, वस्तु, रूपक, ये सब ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन यही चीज़ को आधुनिक यानी कि इस समय हम लोग कहते हैं ख्याल, ठुमरी, दादरा, ध्रुपद, उसके बाद आते हैं, इन सब को ताल में बांधकर गाया बजाया जाता है, इसलिए इसे निबद्ध गान के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनिबद्ध गान किसको कहते हैं। तो अनिबद्ध गान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ताल से ना बंधे हो, वहां तो ताल से बंधा हुआ था, इसमें ताल से ना बंधे हो, जो अनिबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक समय में जैसे आलाप, गत या फिर ख्याल आदि के पहले जो गाया जाता है उसे ही अनिबद्ध गान कहते हैं। प्राचीन काल में ये गान जो है अधिक प्रचलित था। आलाप के 4 प्रकार भी माने जाते हैं, रागा आलाप, रूप आलाप, आलाप्ती गान, स्वस्थान, नियम का आलाप, ये सब इसके कुछ प्रकार हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से आपके सामने 9th नंबर में परिभाषा आ गया है। परिभाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जो है परिभाषा पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकता है। लय का परिभाषा पूछा गया। लय क्या होता है कि लय देखिए काफ़ी ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, समय की एक सी चाल या गति को लय कहते हैं। एक ही तरह से चलते हुए जा रहा है समान गति में तो उसको लय कहा गया है। जैसे हमारे दिल की धड़कन है, ये 1 मिनट में देखते हैं लगातार धक 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 करते रहता है, मतलब एक लय कायम करती है, जिसको हम लोग लय कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक ताल का निर्माण क्या होता है, एक निश्चित इकाई के मिलने से होता है। यही इकाई जो है उस ताल की क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है। ओके, जैसे 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है सम किसे कहते हैं। ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। यह किसी भी ताल का जोरदार और महत्वपूर्ण अंग होता है। गायन, वादन, नृत्य में सम को दिखाने के लिए क्रियात्मक रूप में अधिक जोर देते हैं तथा लिखने के लिए भातखंडे लाप ताल लिपि पद्धति में इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। ये सम का देखिए विस्तृत जानकारी भी मैंने इस पे दे दिया हूँ, आप लोग इसे लिखेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। ताली क्या है, तो ताल के जिस मात्रा पर ताली बजाई जाती है उसे ही ताली कहते हैं। सम पर ताली बजाई जाती है तथा ताल में अन्य सभी मात्राएं जहां ताली की संख्या लिखी होती है उस मात्रा पर ताली बजाते हैं। 5 नंबर में देखिए परिभाषा खाली का दिया गया है। कहता है ताली की जिस मात्रा पर ताली नहीं बजाई जाती है उसे खाली कहते हैं। इसे हम लोग शून्य से डिनोट करते हैं। ओके, या फिर शून्य लिखा जाता है। ठेका क्या है, तबले या पखावज पर बजने वाले मूल बोल को क्या कहा जाता है, तो ठेका कहा जाता है। एक एक लाइन का है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं और एग्जाम में फटाफट लिख सकते हैं। किसी भी ताल की संपूर्ण मात्राएं मिलकर एक आवर्तन कहलाती है। जैसे 3 ताल की 16 मात्राओं का एक आवर्तन है तथा दादर ताल 6 मात्राओं का एक आवर्तन है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो आप में क्या होगी, क्विक नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं किसी भी प्रकार का वीडियो इसमें अपलोड करूँगा। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 8 में कहता है ठाह, दून, चौगुन, दोगुन, सॉरी इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दुगुन और चौगुन है। ठा है, दुगुन है और चौगुन है। ठा लय है जिससे किसी भी ताल का प्रारंभिक लय कायम होता है तथा उसी स्थिर लय की दुगुनी तेज लय को दुगुन तथा दुगुन की दुगुनी लय को चौगुन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दुगुन होगा, ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लिखने में, यहाँ पे दुगुन होगा। ठाह, दुगुन और चौगुन को ये परिभाषा थी। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।